नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक राजस्थान से हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे जो विवेचना का विषय है वो क्लास 12th हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जो कि अंतराभाग 2 पुस्तक जिनके सिलेबस में लगी हुई है, वहां से अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, और पद्मावत में जो प्रसिद्ध खंड है नागमती वियोग खंड, बहुत ही चर्चित खंड है जो कि सिलेबस में आपके क्लास 12th में अंतराभाग 2 में संकलित किया गया है। नागमती वियोग खंड जो है वो 12 मासा पद्धति पर वियोगिनी नायिका का चित्रण उन 12 महीनों में किस रूप में है, उनमें से कुछ चुनिंदा अंश यानी कि 4 पद आपके यहां पर दोहा चौपाई शैली में लगाए हुए हैं, उनका सटीक व सरलार्थ आपके बीच में बहुत जल्दी प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आइएगा आज की इस विवेचना की शुरुआत करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के कवि परिचय, जीवन परिचय, जो सीधे सीधे तौर पर मैंने एनसीईआरटी जो पुस्तक आपके सिलेबस में लगी हुई है उसी से ही उद्धृत की है। पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां एनसीईआरटी हमारे बीच रखती है, तो वहीं से एनसीईआरटी से ही शुरुआत करते हैं हम कवि परिचय की। देखिए, अंतराभाग 2 अध्याय है मलिक मोहम्मद जायसी और कवि परिचय। देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी का जो समय है वो सन 1492 से 1542 का समय है। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी यानी उत्तर प्रदेश के निकट जायस जो जगह है वहां के रहने वाले थे। इसी कारण जो मलिक मोहम्मद है वो जायसी कहलाए, क्योंकि उनके निवास स्थान का नाम जायस था। महत्वपूर्ण जानकारी है, एनसीईआरटी ने सीधे सीधे तौर पर लिखा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरुओं की बात करें तो उस पर भी देख लें आप। खुद मलिक मोहम्मद जायसी ने सैयद अशरफ और शेख बुरहान का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। खुद जायसी ने इन दो का उल्लेख अपने गुरु के रूप में किया। तो इस तरह से जायसी के गुरु के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। अब जायसी किस काव्यधारा में कहां उनका स्थान निर्धारित किया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, इस पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सारगर्भित रूप में एनसीईआरटी हमारे बीच रखती है कि जायसी जो है वो सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हिंदी साहित्य में भक्ति काल है, भक्ति काल जो 2 उपधाराओं में बटा हुआ है, सगुण और निर्गुण, उसमें जो निर्गुण काव्यधारा है उसके जो 2 उपधाराएं हैं यानी संत काव्यधारा और प्रेम काव्यधारा। तो जो जायसी है वो सूफी काव्यधारा जिसको हम प्रेम काव्यधारा भी कहते हैं, उसके सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के मध्य प्रतिष्ठित है। और उनका जो पद्मावत है, इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, वो प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जीवन परिचय में आप इन लाइनों का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ये जो रचना है भारतीय लोक कथा पर आधारित इस प्रबंध काव्य में अर्थात पद्मावत में सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के प्रेम की कथा है। ये कथा वस्तु के बारे में इन्होंने हल्का सा जिक्र कर दिया है। आगे देखिएगा, जायसी के लेखन की यहां पर विशेषता बतलाई जा रही है। जायसी ने पद्मावत में लौकिक कथा का वर्णन यानी कि पद्मावती और रत्नसेन की जो कथा है उसका वर्णन इस प्रकार किया है कि अलौकिक और परोक्ष सत्ता का आभास होने लगता है। उसको इस तरह से गुंफित किया है लौकिक कथा को कि उसमें कई जगह पर आध्यात्मिक व परोक्ष सत्ता के भी संकेत दृष्टिगोचर होते हैं। इस वर्णन में रहस्य का गहरा पुट मिलता है। प्रेम का ये जो लोक धर्मी स्वरूप है वो मानव मात्र के लिए प्रेरणादायी है। आगे बढ़ते हैं। जो लेखन इसका हुआ है उसकी पद्धति क्या है, शुक्ल के यहीं से ही इस बात का जिक्र बहुत जोर शोर पे हुआ। इसमें भी कई विद्वानों में मतांतर है। बाद में गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने इस विवेचन पर
इसका खंडन भी किया है, पर अभी शुक्ल के मत के अनुरूप हम बात करते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि फारसी की मसनवी शैली में रचित इस काव्य की कथा सर्गों या अध्यायों में बटी हुई नहीं है। जिस तरह से कई रचनाएं हम देखते हैं, रामचरितमानस है 7 कांड में विभक्त है, इस तरह से इसमें कांडों में कथा विभक्त नहीं है, ये बराबर चलती रहती है। स्थान स्थान पर शीर्षक के रूप में घटनाओं और प्रसंगों का उल्लेख अवश्य इसमें किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसको कहते हैं, यानी हम नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी कर रही है। अब जब एनसीईआरटी ने कह दिया तो हम ये एक तरीके से प्रामाणिक हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें लगाई हुई है उसमें जो सीधे सीधे कहा गया है कि फारसी की मसनवी शैली में रचित इस काव्य की कथा, यानी कि वो ये कर रही है कि इसके जो काव्य का काव्य रूप है वो फारसी की मसनवी पर है। क्योंकि इस बात को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस विवेचन को लेकर भारतीय विद्वानों का एक और दल है जो इसको भारतीय पद्धति पर ही रचित मानता है, किंतु यहां पर हम बात एनसीईआरटी की कर रहे हैं। उन्होंने इसको 11th क्लास 12th अंतरा भाग 2 में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि फारसी की मसनवी शैली में ये रचित है। आगे देखिएगा, जायसी ने इस काव्य रचना के लिए दोहा चौपाई की शैली अपनाई। दोहा चौपाई की शैली, आगे बात करते हैं, यह भी कवि परिचय से संबंधित बातें ही चल रही है। भाषा जो है इसकी वो ठेठ यानी ग्रामीण अवधि है। काव्य शैली जो है वो अत्यंत प्रौढ़ और गंभीर है। जायसी की जो कविता का आधार है वो लोक जीवन का व्यापक अनुभव है, ये इनकी निजी विशेषता। जायसी की कविताओं में लोक जीवन रचा बसा है। हर त्योहार, उत्सव, भारतीय संस्कृति के कई घटनाक्रम है, रीति रिवाज है, पहनावा है, खान पान है, ऋतुएं हैं, उनमें मनाए जाने वाले त्योहार है, उनका सामाजिक परिवेश है, आसपास के देश काल वातावरण में उनका इफेक्ट क्या है, इन सब का विवेचन और गहरा जो व्यापक अनुभव है वो जायसी के पास बहुत अधिक था, और उन सब का प्रयोग उन्होंने इस महाकाव्य में या प्रबंध काव्य में किया। उनके द्वारा प्रयुक्त उपमा, रूपक, लोकोक्तियां, मुहावरे और यहां तक कि पूरी काव्य भाषा पर ही लोक संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आगे जायसी की प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें तो पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम है, जिनमें पद्मावत जो है वो उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। यानी कि जायसी की समस्त रचनाओं में पद्मावत बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर यदि हम इसको कहें तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास में उन चुनिंदा रचनाओं में है जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना अहम रोल निभाती है। उन प्रसिद्ध रचनाओं में एक रचना पद्मावत भी है जायसी की। तो इस तरह से ये कुछ पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से संबंधित जो आपके बीच रखी। अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक में संकलित अंश की, कि हमारी पाठ्य पुस्तक में जायसी के पद्मावत से कौन सा अंश संकलित किया है जो कि संदर्भ में लिखने में आपका काम आएगा। क्योंकि अक्सर जो एग्जाम होते हैं उनमें व्याख्याएं आती है, कुछ पद दे दिए जाते हैं, उनकी व्याख्या आपसे करवाई जाएंगी और उन पदों से संबंधित क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो हम दोनों की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं व्याख्याओं की। तो व्याख्या के लिए संदर्भ लिखने में आपकी आसानी हो इसलिए मैंने कुछ आपके लिए संदर्भ लिखकर डाल दिया है। औसत लगभग ये जो 4 पद होंगे उनमें यही संदर्भ आपका काम करेगा। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक में जायसी की प्रसिद्ध रचना। अब पाठ्य पुस्तक चाहे तो आप नाम भी लिख सकते हैं, क्लास 12th की पाठ्य पुस्तक या हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के 12 मासा के कुछ अंश दिए हुए हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। कवि ने नायिका की विरह दशा का चित्रण
किया गया है। अब चाहे तो हम यहां ऐसा भी कर सकते हैं, कवि ने नायिका की विरह दशा का वर्णन 12 मासा पद्धति पर किया गया है। तो इस तरह से ये संदर्भ में आपके काम आ जाएगा। इसमें नागमती के वियोग वर्णन की क्या वियोग वर्णन का चित्रण है। अब ये आपका मूल पद है जिसको आपके समक्ष में एक बार पढ़ देता हूं, फिर इसके हिंदी अर्थ की तरफ हम बढ़ेंगे। तो देखिएगा, ये अगहन महीना है हिंदी का। तो अगहन का महीने में भी नायिका की जो यानी नागमती की जो वियोग अवस्था है वो कैसी है, अगहन महीने में उसका वर्णन किया जा रहा है। तो पंक्तियां कुछ इस तरह से आप देखिएगा। अगहन दिवस घटा निसिबाड़ी, दूबर दुख सो जाय की बिकाड़ी, अब धनी देवस बिरह बाराती, जरे बिरह जो दीपक बाती, कांपा हिया जनावा सीव, तोपे जाय होई संग पीऊ, घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग ले गया नाहू, पलटी न बहुरा गाज बिछोही, अबहु फिरे फिरे रंग सोही, सियरी अग्नि बिरहिन ही जारा, सुलग सुलग दग्धे बादशारा। आगे देखिएगा, पंक्तियां और है अभी, देखिए। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंधु, पिय सो कहूं संदेशरा, ए भौरा एक काग, सोधनी बिरह जरी गई, तेहिक धुआ हम लाग। इस तरह से ये लगभग 8 पंक्तियां हैं, 8 अर्धनालियां हैं। इनका सटीक अर्थ किस तरह से होगा, संदर्भ तो मैंने आपको बता ही दिया है। संदर्भ की हम बात करें तो हम वही लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 में सूफी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के नागमती वियोग वर्णन खंड से 12 मासा पद्धति पे जो वियोग चित्रण किया गया है उसके कुछ अंश दिए हुए हैं। अब प्रसंग में हम यहां का जिक्र कर सकते हैं। उक्त पद में यह प्रसंग हम पद क्रमांक पहले में यह प्रसंग लिख सकते हैं। निम्न अंश में जिसको अभी हमने पढ़ा है, प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही है, यानी वियोग व्यथा से दग्ध है नागमती, और भंवरे तथा काग के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही है निम्न पंक्तियों में। तो यह आपका प्रसंग हो गया, संदर्भ हमने दे दिया, प्रसंग। अब इनकी व्याख्याएं देखते हैं। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए एक एक पंक्तियां यानी कि ये आधी आधी पंक्तियों को मिलाकर यानी 2-2 पंक्तियां आपके बीच रखी हुई है। आप इनका अर्थ, सटीक अर्थ देखने का प्रयास करें। बहुत ही सरल और सारगर्भित है, आप देखिएगा। अगहन दिवस घटा निसिबाड़ी, अगहन के महीने में नायिका नागमती के ऊपर प्रकृति का कैसा प्रभाव है, वियोग व्यथा में दग्ध जो नायिका है वो कैसी दिखाई दे रही है। तो आप देखिए, अगहन दिवस, अगहन में दिवस यानी दिन, घटा घट गया, निसी और क्या हो गया रात, निसी यानी रात, बाड़ी यानी कि बड़ी हो गई। अगहन के महीने में दिन घट गया और रात बड़ी हो गई। फिर दुभर दुख, जो दुख है बड़ा दुबर है, सो जाए किमिकाड़ी, और यह रात कैसे बीतेगी। सो यानी ये जो रात बड़ी हो गई है, जाई कैसे, किमी यानी कैसे, काड़ी यानी निकाली जाएगी। तो ये जो लंबी रात है अब कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि अगहन के महीने में दिन की अवधि तो घट गई और रात लंबी हो गई, और अब ये लंबी रातें पति के वियोग में कैसे निकाली जाएंगी। आगे देखिएगा अगली पंक्तियां। अबदनी देवस बिरह बाराती, अबदनी, अब वह दनी यानी बाला, दिवस बिरह बाराती को विरह के कारण दिन भी रात हो गई है। नायिका वियोग में इतनी अधिक पीड़ित है कि उसके लिए दिन भी अब रात जैसा हो गया है। जरे विरह, अब विरह में नायिका जो है वो कैसे जल रही है, जो मानो दीपक बाती, यानी विरह में नायिका दीपक की बत्ती की तरह जल रही है। जैसे दीपक की बाती जलती है उसी तरह से नायिका वियोग व्यथा से व्यथित है। आगे तीसरी पंक्ति देखिएगा आप।
कांपा हिया जनावा शिव, शिव यानी शीत, शीत ने कांपा हिया जनावा अपना प्रभाव जताया है, यानी कि उसने अपना प्रभाव दिखा दिया है। और उससे क्या हुआ, हिया यानी हृदय, कांपा यानी कांप रहा है। शीत ने, अगहन के महीने में शीत ने अपना प्रभाव जता दिया है, उससे नायिका का हृदय कांप रहा है। तोपे जाई होई संग पीऊ, तोपे जाई तभी ये शीत जाएगा, ये शीत यानी ये सर्दी का प्रभाव तभी कम होगा जब क्या होगा, संग पीऊ, यदि प्रिय संग यानी साथ में हो, यदि प्रियतम साथ में हो तो ये शीत का प्रभाव चला जाएगा। किंतु अभी नागमती जो है वो वियोग अवस्था में है, पति जो है वो साथ नहीं है, इसलिए ये जो शिव है ये दारुण दुख दे रहा है। अगली पंक्तियां देखिएगा आप, घर घर चीर रचा सब काओ, घर घर में सब यानी सब ने, रचा सब शीत के नए नए वस्त्र निकाल लिए हैं। सर्दियों में पहनने के कितने ही तरह के जो कपड़े हैं वो अन्य व्यक्तियों ने घर घर में निकाल लिए हैं। मोर रूप रंग ले गया नाहू, नाहू यानी कि पति, मोर रूप रंग, मेरा रूप रंग यानी साज श्रृंगार आदि तो नाहू यानी स्वामी के साथ चला गया। मैं उस अवस्था में नहीं हूं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए नायिका नहीं साज श्रृंगार की ओर बढ़ रही है। आगे देखिएगा, पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, बिछोई यानी कि वह जो वियोगी है, पलटी न बहुरा गाजो यानी वो बिछोई जब से गया, पलटी न वह लौटा नहीं, वह लौट कर नहीं आया, वह वियोगी जब से गया यानी वो प्रियतम जब से गया तब से वह लौटा नहीं। अबहु फिरी, अब भी लौट आवे, फिरे रंग सोही, तो वही रूप रंग पुनः आ सकता है। अभिलाषा व्यक्त की जा रही है कि अगर यदि वो प्रियतम अब भी आ जाए, इस अवस्था में भी आ जाए तो वही रूप रंग पुनः नायिका प्राप्त कर सकती है। आगे देखिएगा, सियरी आगिनी बिरहिनी ही जारा, सियरी यानी ठंडक जो है, सियरी यानी ठंडक जो है, अग्नि आग बनकर, बिरहिनी यानी कि वियोगिनी जो नायिका है नागमती, ही जारा उसका हृदय जलाती है, यानी ठंडक आग बनकर वियोगिनी नायिका का हृदय जलाती है। सुलगी सुलगी, ये देखिएगा आप, और वो कैसे जल रहा है हृदय, सुलग सुलग कर दगदे जलने से भाछारा, वह राख हो गया है, यानी वो हृदय सुलग सुलग कर, अंदर से सुलग सुलग कर वो पूर्ण रूप से राख हो गया है। आगे देखिएगा, और ये जो दुख है यह अंदर से है, इसलिए बाहर दिखाई भी नहीं दे रहा है। और उससे नायिका की स्थिति कैसी हो गई है, यह दुख दगद न जाने कंतु, कंत यानी जो पति है ये दाह का, इस जलन का दुख नहीं जानता है। जोबन जन्म करे बस मंदु, यह मेरा यौवन और जन्म जो है नायिका कर रही है कि वो भस्म कर रहा है, यानी कि ये जो कंत है यह इस दाह का दुख नहीं जानता है, क्योंकि यह मेरा यौवन और जन्म भस्म कर रहा है। अगली पंक्ति देखिएगा आप, पिए सो कहूं संदेशरा ए भौरा एक काग, हे भौरे हे काग ये संदेश प्रिय से जाकर कह देना, संदेशरा ये प्रियतम से तुम संदेश कहना, क्या, सोधनी यानी वह बाला, बिरह जरी गई, विरह में जल गई है, तेहिक दुहा हम लाग, और उसी का धुआं हमें लग गया है, और उसके लगने से हमारा रूप जो है वो काला हो गया है। अतः हे भौरे हे काग तुम जाकर मेरी इस अवस्था का वर्णन प्रियतम से जरूर कर देना।
तो इस तरह से ये पहला पद हुआ। संदर्भ मैंने बता ही दिया है, लगभग चारों पदों का संदर्भ एक ही लिखेंगे आप। प्रसंग जरूर महीने के हिसाब से हम अलग कर देंगे, पर दशा वियोग की है। विशेष क्या होगा इस पद में, तो हम कुछ बातें लिख सकते हैं कि जो भाषा है वो ग्रामीण अवधि है, चारों में ही यही बात आएगी। शैली जो है दोहा चौपाई वाली कड़वक शैली है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि नाथों के यहां भी ऐसी शैली दिखाई देती है। कंप नामक सात्विक अवस्था का चित्रण उक्त पंक्तियों में किया गया है। जस दीपक बाती, जो अभी पंक्ति आई थी वहां पर, दीपक की भांति वो नायिका वियोग में दग्ध है, वहां उपमा अलंकार से वस्तु व्यंग ध्वनि है। संदेशरा या संदेशड़ा ये प्रत्यय वक्रता है। विरह जरीमुई, विरह में मरण की अवस्था का वर्णन किया गया है। यहाँ वियोग अवस्था में जो मरण दशा है जो चित्रण किया जाता है वो इस पद में किया गया है। आगे देखिएगा, तेहिक धुआं हम लाग हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह से ये पहला पद हुआ। अब दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं अपन। तो ये देखिए दूसरा पद जो है उसमें पूस महीने में नायिका, ये भी सर्दी का ही महीना है, ठंड इसमें अधिक होती है। पूस महीने में नायिका पर वियोग का किस तरह से प्रभाव, यानी वियोग में वो नायिका किस स्थिति में दिखाई देती है, इसका वर्णन हम यहां देखेंगे पूस महीने में। तो मैं पहले पूरा पद पढ़ देता हूं, फिर आपकी सुविधा के लिए उसको टुकड़ों में अर्थ, सटीक सरल अर्थ बताने का मैं प्रयास करूंगा। आप देखिएगा, पूस जाई थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा, बिरह बाड़ी बा दारुन सीऊ, कपि कपि मरो ले हरि जीव, कंत कहां लो लागो ही रे, पंथ अपार सूझ नहीं नी रे, सोर सुपेती आवे जूड़ी, जानव सेज हिमंचल बूढ़ी, चकई निसी बिछरी दिन मिला, हो निसी बासर बिरह को कीला, रेनी अकेली साथ नहीं सकी, कैसे जीवों बिछोई पंखी, बिरह सचान भवे तन चांडा, जियत खाई मुए नहीं छांडा, रकत डरा मांस गरा, हाड़ भय सब संख, धनि सारस होई ररी मुई, आई समेटो पंख। तो ये पंक्तियां हैं और आगे बढ़ते हैं। इसका प्रसंग देखिएगा आप। प्रसंग कुछ इस तरह से, ये दूसरा पद है क्लास 12th में। तो द्वितीय अंश में विरहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर कांपने तथा वियोग से हृदय कांपने का सुंदर चित्रण है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। तो ये प्रसंग है। आइएगा अब हम पंक्तियों के अर्थ देखते हैं। ये सटीक व्याख्या देखिएगा। ये पहली पंक्ति कुछ इस तरह से है, आप देखिएगा। पूस जाड़ थर थर तन कांपा। पूस जाड़, पूस के महीने में जाड़ यानी जाड़े से, थर थर, तन यानी शरीर जो है वो थर थर कांपा यानी कांपता है। पूस के महीने में जाड़े से शरीर थर थर कांपता है। सूरज भी जो है वो क्या होता है, सूर्य भी जड़ाई, जाड़ा लगने से, लंक यानी लंका यानी दक्षिण दिशा या कटी प्रदेश की ओर, दिशि तापा, तापा का मतलब है जाकर क्या करता है, तापता है। यानी कि सूर्य भी इस समय जाड़ा लगने से लंका दिशा की ओर जाकर तापता है, या दक्षिण दिशा या कटी प्रदेश की ओर जाकर तापता है। ये प्रथम पंक्ति। दूसरी पंक्ति की अर्थ की ओर बढ़ते हैं हम। विरह बाड़ी बा दारुण शिव। विरह बाड़ी, विरह के बढ़ने से दारुण शिव, शीत और दारुण हो गया है, क्योंकि नायिका अभी क्या है, वियोग अवस्था में है। आगे देखिएगा, कापी कपी मरो ले ही हरि जीव। मैं कांप कांप कर मर रही हूं, वह मेरा प्राण लिए लेता है। ले ही हरि जीव, वो मेरा प्राण कौन, शीत। आगे देखिए, कंत कहां लो। अब इससे उबरने के लिए मैं क्या करती अगर पति होते तो, पर पति तो है ही नहीं, वो वियोग अवस्था में नायिका है। कंत कहां लो लागो ही रे,
स्वामी कहाँ है, कंत कहाँ हो, कंत तो है ही नहीं, स्वामी तो है ही नहीं, लागो ही रे, मैं उनके हृदय से कैसे लगूं। इस वियोग अवस्था में मेरा अभी वर्ण में हूं और इस वियोग अवस्था में मैं जाकर प्रियतम के हृदय से कैसे लगूं। पंथ अपार, मार्ग अपार है, सूझ नहीं नियरे, यानी निकट की वस्तु भी सूझती नहीं है, दिखती नहीं है। आगे देखिए, शोर सुपेती, यानी कि ये ओढ़ने बिछाने के जो सर्दी के कपड़े हैं यानी रजाइयां आदि जो है उनमें आवे जूड़ी, उनमें क्या आ रही है, जूड़ी आ रही है, जाड़े की में जूड़ी आती है, कप कपी आ रही है। और कैसे आ रही है, जानहू यानी मानो, सेज यानी कि जो बिछावट जो है सेज है आदि है वो क्या, हिमंचल हिमालय की बर्फ में बूढ़ी यानी डूब गई हो। ऐसी जूड़ी ऐसी कंपकपी आ रही है कि मानो जो सेज है वो हिमालय की बर्फ में डूब गई हो। अभी देखिए आप, जूड़ी यहां कंप, सात्विक भाव का वर्णन किया जा रहा है। आगे देखिएगा, अब वो अपनी अवस्था जैसी उसकी वियोग व्यथा में वो दग्ध है, उन्हीं तरह के प्राणियों, क्योंकि जाके पावन फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पराई, तो वो अपनी अवस्था की जैसी ही अवस्था को भोगने वाले अन्य प्राणियों से अपनी सिमिलरिटी दिखाने का प्रयास कर देखते उनमें, तो उस जैसा उसको दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है चकवा चकवी, तो जो है चकई जो है वो रात में अपने प्रियतम से बिछड़ जाती है, किंतु उसकी अवस्था और नायिका की अवस्था में भी अंतर है। उक्त पद में देखिएगा, चकई निस बिछड़े, जो चकवी है वो तो रात में बिछड़कर दिन मिला, दिन में मिल जाती है अपने प्रियतम से, रात में तो वो वियोग अवस्था में होती है जैसे कि नायिका है, किंतु उसके लिए ये मांगलिक बात है या ये शुभ लक्षण है कि वो दिन में अपने प्रियतम से मिल जाती है। किंतु हो यानी मैं, निसी बासर दिन रात, विरह कोकिला, किंतु मैं रात दिन विरह में कोयल बनकर पुकार रही हूं, मैं प्रियतम को पुकारे जा रही हूं, मेरे लिए तो दिन और रात समान हो गए, न तो मैं रात में प्रियतम के बिना मेरा जीवन गुजर रहा है और दिन भी मेरा तो रात के समान ही वियोग व्यथा में दग्ध हो गया है। आगे देखिएगा, रेन अकेली साथ नहीं सखी, रेन अकेली, रात में मैं अकेली रह जाती हूं, साथ नहीं सखी, सखी भी साथ में नहीं होती है। ये देखिएगा, कैसे जीऊं बिछो रही पंखी, मैं कैसे जीऊं जब मेरी जोड़ी का पक्षी बिछुड़ा हुआ है, यानी प्रियतम साथ नहीं है। अपने प्रियतम को यहां जोड़ी के पक्षी से उपमित किया गया है। विरह सचान बवे तन चांडा, विरह रूपी सचान, सचान यानी बाज, यहां रूपक अलंकार है, विरह एक बाज के समान हो गया है। भवे तन चांडा, भयंकर रूप से शरीर के चारों ओर मंडरा रहा है। भवे भयंकर रूप से, तन यानी शरीर के, चांडा यानी चारों ओर मंडरा रहा है। जियत खाए, और ये जो वियोग रूपी बाज है ये तो क्या कर जाएगा, जीते जी ही खा ले, जिंदे को ही खा ले। इसकी जो भयानकता है वो तो ऐसी है कि ये तो मुझे जिंदा ही खा लेगा, मुए नहीं छाड़ा, मरने पर तो किसी तरह नहीं छोड़ेगा। कौन, वियोग रूपी बाज। आगे देखिए, अब नायिका अपनी अवस्था का वर्णन कर रही है कि उसकी स्थिति कैसी हो गई है। रक्त डरा मांस गरा, वियोग में नायिका के की स्थिति ऐसी हो गई कि रक्त डरा, आंसू बनकर डल गया, गिर गया। मांस गरा, मांस जो है शरीर का वो गल गया। हाड़ बहे सब संग, हड्डियां सूख कर संक हो गई। आगे वो इसी क्रम में अपनी स्थिति का वर्णन कर रही है कि धनी सारस, जो धनी यानी बाला है, वो जो नायिका है, सारस हो ही ररी मुई, वह सारस की जोड़ी की भांति रटती हुई मर गई। आई समेटों पंख, हे प्रिय अब आकर उसके पंख समेट लो।
और इस तरह से ये दूसरी पंक्ति में या दूसरे पद में पंक्तियों को दिया गया है। अब इसकी विशेष बात देखिएगा, लंकादिशी यहां पर पर्याययुक्ति अलंकार का वर्णन है। चकई कोकिला व्यतिरेक अलंकार, अश्रु नामक सात्विक अवस्था का यहां पर वर्णन किया जा रहा है। विरह वर्णन पर यहां फारसी प्रभाव भी दिखाई देता है, हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखिए, अगला पद आप देखिएगा, व्याख्या क्रमांक 3 मूल पद। इसमें माह के महीने में नायिका का वर्णन किया जा रहा है। लाग्यों माह परे अब पाला, बिरहा काल भयों जड़ काला, पहल पहल तन रुई जो झांपे, हहली हहली अधिको ही कांपे, आई सूर होई तपुरे नाहा, तेहि बिनु जाड़ा न छूटे माहा, एहि मास उपजे रस मोलू, तू तो भंवर मोर जोबन फूलू, नेन चुवई जस माहुट नीरू, तेहि जल अंग लाग सर चीरू, टूटहि बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मोर जोला, केहि सिंगार को पहिरे पटोरा, गई नहीं हार रही हुई डोरा, तुम बिनु कंता धनी हो रही, तन तिनवर भा डोल, तेहि पर बिरह जराई के चहे उड़ावा जोल। ये तीसरा पद आपके अंतरा भाग 2 में मलिक मोहम्मद जायसी पाठ में नागमती वियोगखंड 12 मासा पद्धति पर दिया गया है। इसके प्रसंग के रूप में हम लिखेंगे कि माघ महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन इसमें किया गया है। माघ महीने में वर्षा का होना तथा पवन का बहना भी विरह ताप को बढ़ा रहा है। तो आप देखिएगा, अब एक एक पंक्ति आपके बीच में मैं रखने का प्रयास करूंगा। आप देखिएगा, पहली पंक्ति, लाग्यों माह यानी माघ का महीना लाग्यों लग गया, परे अब पाला पड़ने लगा है, विरह काल, जो विरह है वो काल हो गया है, भयों जड़ काला, और जाड़े की ऋतु में यानी कि जड़ काला, जाड़े की ऋतु में विरह जो है वो काल भयों हो गया है। ये आपकी पहली पंक्ति। दूसरी देखिएगा, पहल पहल तन रुई जो जापे, शरीर के पहल पहल यानी अंग अंग को जैसे जैसे रुई जो जापे, रुई से ढकते हैं, सर्दी से बचाने के लिए शरीर के अंग अंग को जैसे इस महीने में रुई से ढक लेते हैं, हली हली वैसे वैसे हहर हहर कर अधिको ये कांपे, हृदय अधिक से अधिक कांपता है। जैसे जैसे रुई में ढकते हैं और अधिक सर्दी से वो कांपने लगता है। आई सूर होई तपुरे नाहा, हे प्रियतम सूर्य के समान आकर तपो, ते ही बिनु तुम्हारे बिना या उसके बिना जाड़ न छूटे माह, माघ के महीने में जाड़ा दूर नहीं होता है। ये दूसरी पंक्ति हुई। आगे देखिए, चौथी पंक्ति, एही मास उपजे रस मूलु, इसी मास में उस रस का मूल उत्पन्न होता है जो बसंत में वनस्पतियों पर फूल रूप से प्रकट होता है। ये हम इसका आशय अभिव्यक्त कर देते हैं। अगली पंक्ति, तू सो भंवर मोर जोबन फूलू, मेरे यौवन रूपी पुष्प का जोबन फूलू, मेरे यौवन रूपी फूल का रस लेने के लिए तू सो भंवर, क्या है, रस लेने वाले तुम भोरे हो, यानी मेरे यौवन रूपी पुष्प का रस लेने वाले तुम क्या हो, नायक को वो कहती है भोरे हो। आगे देखिए, नेन चुवई जस, नेत्रों से आंसू ऐसे चू रहे हैं, गिर रहे हैं, जैसे मावट नीरू, जैसे माह की वृष्टि में जल, यानी माह की महीने में वर्षा का जो जल गिरता है उसके समान नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। ते ही जल अंग लाग सर चीरू, उससे शरीर यानी उस वृष्टि के जल से शरीर जलता है और वस्त्र जो है वो उस ठंड के कारण बाण से लगने लगते हैं।
जब वर्षा की बूंदें शरीर पर लगती हैं तो वो कैसी लगती है? टूट ही बूंद परई जस ओला, बूंदे टूटकर ओले जैसी गिरती है। विरह पवन होई, विरह पवन बनकर मारे झोला, झोला मारता है उन ओलों को। वो जो गिरने वाले ओले हैं उनको क्या हो रहा है? जो विरह है वो पवन बनकर झोला मार रहा है। आगे देखिएगा। केहिक श्रृंगार को पहिरे पटोरा, अब किसका श्रृंगार किया जाए और कौन पटोरा पहने? ये नहीं हार, कंठ में हार नहीं रहा, रही हुई डोरा में उस हार का डोरा मात्र हो गई हूं। वियोग व्यथा में कृश काय हो गई है, डोरे जैसी नायिका वो कहती है। आगे देखिएगा अगली पंक्ति। अगली पंक्ति का अर्थ कुछ इस तरह से है कि तुमो बिनुकंथा धनी हुरई, हे कंत तुम्हारे बिना ये धनी यानी जो बाला है वो क्या हो गई? हुरई, सूख कर हल्की हो गई। तन तीनवर भा डोल, और उसका शरीर तिनके की तरह इधर उधर डोलता है। तेही पर विरह जराई के, और उस पर भी विरह जलाकर चहे उड़ावा जोल, उसकी राख उड़ा देना चाहता है। इस तरह से ये जो तीसरा पद है उसका अर्थ हमने देखा। और अगले पद की ओर अब हम, अंतिम पद है ये मलिक मोहम्मद जायसी पाठ से चौथा। इसमें फागुन महीने का जिक्र किया जा रहा है। ये देखिएगा आप, फागुन पवन कोरे बहा, चौगुन शिव जाय किमिसाहा, तन जस पीरे पात बा मोरा, बिरह न रहे पवन होई फोरा, तरिवर झरे झरे बन ढाका, भय अनपत फूल पर साखा, करिहन बना पति कीन हुलासु, मोकह बा जग दून उदासु, फाग करई सब चाचर जोरी, मोहि जिय लाई दिनई जस ओरी, जो पे पियई जरत असभावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा, रातियों दिवस इहे मन मोरे, लागों कंत थार ज्यों तोरे, यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाए, और मकुत ही मार्ग होई परो, कंत घरे जह पाओ। ये पंक्तियां हैं फाल्गुन महीने की। नायिका की अवस्था का वर्णन प्रसंग आप देखिएगा। अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को यानी सर्दी को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं अन्य व्यक्ति, परंतु नायिका विरह ताप में और अधिक कृशकाय या संतृप्त होती जाती है। तो आप देखिएगा सटीक अर्थ पहली पंक्ति का, फागुन पवन कोरे बहा, फागुन में हवा झकझोरती हुई बहती है। चौगुन शिव जाय किमि सहा, शीत चौगुना हो जाता है। चौगुन जाय किमि सहा, कैसे सहा जाए? अब जो सर्दी है वो चौगुनी हो गई है, अब इस चौगुने शीत को कैसे सहा जाए? दूसरी पंक्ति देखिएगा, तन जस पियर पात भा मोरा, तन जस पियर, मेरा शरीर पीले पत्ते जैसा हो गया है। पियर पात, पियर पात का मतलब है पीला पत्ता जैसा, तन जस यानी जैसा, शरीर पीले पत्ते जैसा हो गया है, भा मोरा यानी मेरा, मेरा शरीर पीले पत्ते जैसा हो गया है। विरह न रहे पवन होई फोरा, विरह में वो पत्ता भी न टिक पाएगा, क्योंकि विरह पवन बनकर उसे जोर डालेगा या गिरा देगा। तरिवर जरे जरे बन ढाका, वृक्षों के पत्ते जड़ रहे हैं, और ढाका ढाक के वन भी झर रहे हैं। भय अनपत, क्या हो गई? जो फूर फर शाखा, यानी कि वृक्षों की जो शाखाएं हैं वो पत्तों और फल फूल से रहित हो गई हैं, उनमें भी फल फूल नहीं है। अगली पंक्ति देखिएगा चौथी, करीन बनापति कीन हुलासु, अब करिहन कलियों द्वारा वनस्पति हुलसित होने लगी है। मोका बा जग दून उदासु, पर मेरे लिए संसार दूना उदास हो गया है। यानी कि प्रकृति में भी क्या हो रहा है? पत्ते जो शाखाएं थी वो फूल और पत्तों से रहित हो गई थी,
उनमें भी वियोग आया था, किंतु कलियों के रूप में पुनः उनमें उल्लास दिखाई दे रहा है, किंतु मेरा जीवन तो उत्तरोत्तर वियोग में दुखी है। मेरे यहां पर वसंत में कलियां रूपी जो सुख है वो प्रियतम से मिलने का वो नहीं हो पाया है। आगे देखिएगा, फाग करें सब चाचर जोड़ी, सब चाचर जोड़कर फाग मना रहे हैं। मोही जिए लाई दीन जसोरी, किंतु मेरे हृदय में तो किसी ने क्या कर दिया है, या वियोग ने मेरे जी में किसी ने होली की आग लगा दी है। अगली पंक्ति देखिएगा, जो पे पियई जरत असभावा, यदि प्रिय को जरत असभावा इस तरह जलना अच्छा लगता है, यदि प्रिय को मुझे इस तरह से जलाना अच्छा लगता है तो क्या करे, वो जरत मरत मोहि रोष ना आवा, तो मुझे जलने मरने में भी कोई रोष नहीं है, क्योंकि ये आत्म बलिदान की भावना नायिका की है। अगर मेरे प्रियतम को मुझे जलाना अच्छा लगता है तो उनके सुख के लिए मुझे उनसे कोई रोष नहीं है। आगे देखिएगा अगली पंक्ति, रातियों दिवस यही मन मोरे, रात दिन मेरे मन में यही है कि लागो कंत थार ज्यों तोरे, हे कंत तेरे थाल जैसे हृदय से लग जाऊं। मेरे मन में रात दिन यही लगा रहता है। अगली पंक्ति, यह तन जारो छार है, इस शरीर को जलाकर राख कर दूं, छार यानी राख कर दूं। कहो कि पवन उड़ाए और कहूं हे वायु इसे उड़ा ले जा, और कहां ले जा, मकुते ही मार्ग होई परो कंत धरे जह पाऊं, और शायद मैं उस मार्ग में जा पड़ूं जहां प्रियतम कभी पांव रखे। और इस तरह से ये अंतिम पंक्ति विशेष देखें आप, फाल्गुन महीने में अनुभव होने वाली विरह या वियोग अवस्था का वर्णन इसमें किया गया है। नायिका अपने शरीर की अत्यधिक क्षीणता को व्यंजित करना चाहती है। राति तोरे इस वाले पद में नायिका की अभिलाषा नामक विरह दशा वर्णित है, जिसमें नायिका के आत्म बलिदान की भावना ने उसे और अधिक हृदय स्पर्शी बना दिया है। और इस तरह से प्यारे बच्चों मित्रों, ये पाठ अंतरा भाग 2 क्लास 12 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए मलिक मोहम्मद जायसी पाठ में जो महत्वपूर्ण पद नागमती वियोग खंड से दिए हुए थे, 12 मासा पद्धति पर दिए हुए थे, उनमें से जो 4 पद थे वो मैंने आपके समक्ष उनका सटीक अर्थ बताने का प्रयास किया है। विषय की अधिकता होने के कारण या इसकी लंबाई वीडियो की अधिक होने के कारण मैं इसके बाद की विवेचना अगले पार्ट में प्रस्तुत करूंगा, जिसमें प्रश्नोत्तर परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से आपके बीच रखे जाएंगे। यहां तक मेरी आशा है कि आपके लिए यह वीडियो कारगर होगा, और यदि आप यहां तक देख रहे हैं प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत सार गर्भित महत्वपूर्ण जानकारियों को बिल्कुल प्रामाणिक रूप में विवेचना के साथ आपके बीच प्रस्तुत करता जाऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए ये जानकारियां अधिक से अधिक उपयोगी हों और आप इन्हें अपने जीवन में और अपने नियत उद्देश्यों में उपयोग में ला सके। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी तमन्ना है। आगे के लिए शुभकामनाएं। आगे बढ़ें और निरंतर बढ़ते रहें। धन्यवाद।